Hello dear friends, welcome to my YouTube channel Literature Learner. Dear friends, always asked in net exam that to write the periods of English literature history in chronicle order. हमेशा नेट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री जो है वो क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखे. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री in chronicle order. So this video is very beneficial and informative for you. So let's start. The first period is Old English period or Anglo-Saxon period, which is started from 449 AD to 166 AD. In this period, Anglo-Saxon and Jutes, they are three tribes who came in England and ruled on the people of the England. But the fact is that time England was not the mentioned the land of England. उस टाइम पे इंग्लैंड को ब्रिटॉन्स के नाम पे जाना जाता था. अब वहाँ के नेटिव्स जो थे वो भी एक ट्राइब्स थे जिसका नाम था केल्ट्स. तो एंग्लो सेक्शन जो थे वो अपने साथ ओल्ड इंग्लिश लेकर के आए थे. उस टाइम पे ओरल ट्रेडिशन चलता था. वो लोग ओरली जो भी वो ड्रामा करते थे वो ओरल होता था, रिटर्न में कुछ नहीं होता था. तो उसके बाद एंग्लो सेक्शन के बाद मिडिल इंग्लिश पीरियड यानी कि एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड या मिडिवल पीरियड या एज ऑफ चौसर भी कह सकते हैं. एंग्लो सेक्शन जो ब्रिटॉन्स में रूल कर रहे थे, उसके बाद एंग्लो नॉर्मन्स कंक्वेस्ट इंग्लैंड में आए, ब्रिटॉन में आए और एंग्लो सेक्शन से फाइट करने लगे, बैटल करने लगे. और एंग्लो सेक्शन के टाइम पे जो किंग था जिसका नाम है हॉरल्ड टू, उसको विलियम वन ने मार के हटा दिया और यहाँ पे रूल करने लगे. और एंग्लो नॉर्मन्स जो है वो अटैक कर यहाँ पे रूलिंग स्टार्ट कर दिया. उसके बाद ये लोग जो थे ये लोग फ्रेंच से आए थे. सो क्योंकि ब्रिटेन में रूल करने से पहले वो लोग फ्रांस में रूल कर चुके थे. सो वहाँ के कल्चर पूरे के पूरे ये लोग अडॉप्ट करके यहाँ आए थे, वहाँ के लैंग्वेजेस, वहाँ की कल्चर, एवरीथिंग. तो पहले से ओल्ड इंग्लिश बोला जाता था और अब फ्रेंच मिक्स हो गया. तो इस पीरियड को एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी इसीलिए कहा जाता है और एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच और ओल्ड इंग्लिश दोनों बोला जाने लगा. और यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन भी आया. अब वो रिवॉल्यूशन ये था कि जब दी ग्रेटेस्ट पोएट चौसर का जन्म हुआ, जिसको हम लोग एज ऑफ चौसर भी बोलते हैं. तो इसमें रिवॉल्यूशन क्या आया? इसमें रिवॉल्यूशन ये आया कि जो चौसर था वो बिल्कुल उस टाइम का ट्रेडिशन को वो तोड़ दिया था. क्योंकि उस टाइम पे जो पोएट्स थे जो हमेशा जो फैक्ट्स को नहीं दिखाते थे, लेकिन चौसर जो था उस टाइम के सोसाइटी में जो हो रहा है करप्शन उसको दिखाता था. हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द पोएट हु इंट्रोड्यूसेस अस द मिरर ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम. इनका एक बहुत बड़ा वर्क है जिसका नाम है द कैंटरबरी टेल. द कैंटरबरी टेल्स में हम लोग पढ़ते हैं कि उसमें जो मॉन्क्स थे, फ्रायर थे, पार्डिनर थे, समनर थे, ये लोग कैसे करप्टेड थे, इनके माइंड कितना ज्यादा करप्टेड था. ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये लोगों को धर्म के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली इन्फ्लुएंस्ड करते थे, उन्हें बेवकूफ बनाते थे. और चर्च में जो हाई अथॉरिटी के जो लोग होते थे वो भी
उनको भी चौसर ने अपने वर्क में बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है और ये दिखाने की कोशिश किया है कि उस टाइम के जो हाई अथॉरिटी के जो चर्च में रहने वाले जो कैथोलिक लोग थे वो कैसे करप्टेड थे। उसके बाद एज ऑफ चौसर में ही बहुत बड़ा इकोनॉमिक गिरावट भी आया था और वो ये था कि ब्लैक डेथ ये एज ऑफ चौसर यानी कि मिडिल एज में ही हुआ था। उसके बाद पीजन रिवॉल्ट भी हुआ। तो इस तरीके से और 100 Years वॉर भी इसी एज में हुआ, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा गिरावट आया द मिडिल इंग्लिश पीरियड में यानी कि एज ऑफ चौसर में। सो द नेक्स्ट पीरियड इज द रेनेसा पीरियड, जिसको अर्ली मॉडर्न पीरियड भी बोल सकते हैं या शेक्सपियरियन पीरियड भी बोल सकते हैं। चौसर एज ऑफ चौसर के खत्म होने की बाद रेनेसा पीरियड आया। रेनेसा एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जो पहले यूरोप में आ चुका था। यूरोप के कल्चर में, आर्ट में, पॉलिटिकल में हर चीजों में रेनेसा देखने को मिलने लगा। इससे पहले वो इटली में आया था, उसके बाद जाकर के इंग्लैंड में आया। तो एक्चुअली रेनेसा मीन्स होता क्या है? रेनेसा एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रीबर्थ या किसी चीजों को, मतलब रीबर्थ यानी कि कोई भी चीज नई तरीके से रीस्टार्ट करना। तो लोग जो मिडिल इंग्लिश में ब्लाइंडली फॉलो करते थे चर्च में बैठे हाई अथॉरिटी के लोगों पे, जो कुछ बोलते थे कि कैसे बाइबल के अकॉर्डिंग चलना है या कैसे जीसस क्राइस्ट जो बाइबल में उनका लाइफ ऑफ जर्नी दिया हुआ है उसको किस तरीके से फॉलो करना है, तो मिडिल इंग्लिश में जो लोग थे वो ब्लाइंडली फॉलो करते थे। लेकिन रेनेसा पीरियड में यह देखा गया कि वो अब हर चीज में क्वेश्चनेबल हो गया, हर चीज में रीजन मांगने लगे, हर चीज में अपना माइंड लगाने लगे और बहुत सारी चीजों में भी मतलब रीबर्थ हुआ। तो उस टाइम पे रेनेसा पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है 1500 टू 1660। रेनेसा पीरियड में एलिजाबेथन एज भी आता है जो स्टार्ट होता है 1558 से 1603। उसके बाद जैकोबिन पीरियड विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1603 टू 1625 एंड देन कैरोलिन एज विच इज स्टार्ट from 1625 to 1649 और फिर देन कॉमनवेल्थ एज विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्योरिटन इंटररेग्नम, यानी कि इस एज को आप एज ऑफ मिल्टन भी बोल सकते हैं, जो कि स्टार्ट होता है 1649 टू 1660। वर्क इस टाइम पे शेक्सपियर का वर्क बहुत ज्यादा फेमस हुआ और उस टाइम के जो राइटर्स थे वो शेक्सपियर के वर्क को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे थे और शेक्सपियर के वर्क जो था वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन बना एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज बनाने में। उसके बाद जैकोबिन एज आया। इस एज में ड्रामा जो था वो बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गया, उसका डाउनफॉल आया और रिलीजियस पोयम और प्रोज पे बहुत ज्यादा इस टाइम के राइटर्स फोकस किए। उसके बाद आता है कैरोलिन एज। कैरोलिन एज वॉज रूलिंग बाय द चार्ल्स वन जो था इस एज को रूल कर रहा था और चार्ल्स वन जो था बहुत ही ज्यादा रूड किस्म का एक किंग था, जिसकी वजह से पार्लियामेंट और ब्रिटिशर जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था क्योंकि सिविल वॉर चल रहा था और सिविल वॉर में जितना खर्चा हो रहा था उसकी वजह से इसने टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। तो यही एक रीजन है कि पार्लियामेंट और लोग इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और ये कैथोलिक एक लेडी थी जो सेकेंड टाइम डाइवोर्सी थी, उससे शादी कर लिया, तो इसीलिए सभी लोगों ने इनसे हेट करने लगा, तो सभी ने मिलके इसको मरवा दिया और इनके बेटे चार्ल्स II और इनकी मदर यहाँ से भाग गए और यूरोप चले गए। उसके बाद आता है कॉमनवेल्थ एज यानी कि प्योरिटन इंटररेग्नम का मतलब होता है एक ऐसा एज जहां पे कोई भी किंग ना हो,
क्योंकि चार्ल्स वन के मरने के बाद यहाँ पे कोई भी किंग नहीं था, इसीलिए प्योरिटन्स जो थे, जो एक रिलीजियस ग्रुप को कहा जाता है, उसमें से एक आदमी जिसका नाम था ओलिवर क्रॉमवेल को ही सत्ता को संभालने के लिए दिया गया था। लेकिन क्योंकि इस टाइम पे पार्लियामेंट और उसका सत्ता सब इधर उधर फैल गया था चार्ल्स वन के मरने के बाद, तो ओलिवर क्रॉमवेल जो था वो अब थोड़ा बहुत लोगों पे रूल करना स्टार्ट किया था। तो जैसे जैसे ये रूल करना स्टार्ट किया, ये बहुत ज्यादा एक मॉरलिस्ट टाइप का इंसान था। वो ना मॉरल चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करता था और बाइबल पे इनका पूरा फेथ था। तो इसीलिए इंग्लैंड के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता था, डोमिनेट करता था कि मॉरलिटी पे फोकस करे। लोग इससे भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। यहाँ पे इसको एज ऑफ मिल्टन भी बोलते हैं। मिल्टन के बहुत सारे वर्क्स जो कि रिलीजियस वर्क्स है, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, दिस इज द वेरी फेमस वर्क ऑफ मिल्टन। उसके बाद आता है न्यू क्लासिकल पीरियड। न्यू क्लासिकल का मतलब होता है न्यू यानी कि न्यू, क्लासिकल पीरियड का मतलब होता है कि डे ऑफ द रोमन एंड ग्रीक। रोमन और ग्रीक का जो टाइम था, रोमन और ग्रीक के टाइम पे जो वर्क्स लिखा गया था, उस वर्क को इस टाइम के राइटर्स बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे थे। उनके स्टाइल को, उनके रूल्स को, उनके प्रिंसिपल्स को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे। और इस टाइम पे एक और चीज आया, एरा ऑफ एनलाइटमेंट, यानी कि अब जो लोग थे वो बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल हो गए थे, रीजनेबल हो गए थे, और ये लोग एजुकेशन पे फोकस करने लगे थे, सक्सेस पे फोकस करने लगे थे, इंडिविजुअलिटी पे इन्हें ट्रस्ट हो गया था। तो इस तरह से साइंटिफिक वे में ये लोग आगे बढ़ना चाहते थे। तो ये सारी चीजें इस एज से स्टार्ट हो गई। तो द एज ऑफ रेस्टोरेशन यानी कि एज ऑफ ड्राइडन भी बोल सकते हैं, जो कि 1660 से 1670 तक था। तो द एज ऑफ रेस्टोरेशन वॉज रूलिंग बाय द चार्ल्स सेकेंड। जब चार्ल्स फर्स्ट की डेथ हो गया तो चार्ल्स सेकेंड जो था वो चला गया यूरोप, तो उनको वापस बुलाया गया। और जब चार्ल्स सेकेंड आया तो वो मोनार्क को रिस्टोर किया, साथ में मोनार्क लेकर के आया। तो दिस इज द बिगेस्ट रीजन द एज ऑफ रेस्टोरेशन वी कैन कॉल। सो और इस एज में क्या हुआ कि थिएटर रीओपन हुआ, क्योंकि चार्ल्स टू जो था उसको आर्ट और लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था। तो वो जैसे ही रूलिंग करने लगा तो वो थिएटर्स को रीओपन कर दिया। उसके बाद आया ऑगस्टन एज यानी कि एज ऑफ पोप का बहुत सारे वर्क हम लोग देख सकते हैं, जो रोमन और ग्रीक के वर्क से इन्फ्लुएंस्ड होकर के बहुत सारे वर्क्स लिखते हैं। और क्या हुआ इस एज में कि सेटायर्स में बहुत ज्यादा बूम्स आया। लोग राइटर्स जो थे वो सेटायर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने लगे। जैसे कि अलेक्जेंडर पोप का एक बहुत बड़ा वर्क है द रिप ऑफ द लॉक, दिस इज ऑल्सो अ सैटारिकल पोयम। उसके बाद टॉम जोन्स इज ऑल्सो अ सैटारिकल। और फिर ऑगस्टन एज में क्या हुआ था कि ऑगस्टन एज में लोग एजुकेशन को, जैसे मैं बोली, एजुकेशन, सक्सेस, कॉफी हाउसेज, ये बहुत ज्यादा फेमस होने लगा। उसके बाद द एज ऑफ सेंसिबिलिटी एंड द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, जो कि 1798 से 1830 तक रहा, इस एज में भी हम लोग दो तरह के इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। एक तो साइंटिफिकली और इंडस्ट्रियल चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा इसमें ग्रो कर रहा था, और दूसरा के रोमांस भी हम लोगों को लेट 18th सेंचुरी में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है दी रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड डजंट मीन द लव एंड रोमांस बिटवीन द टू पीपल। रोमांटिक पीरियड का मतलब ये नहीं होता है कि दो लोगों के बीच में प्यार। रोमांटिक पीरियड जो था वो लव को दिखाया है,
नेचर के तरफ जो गॉड गिफ्टेड है, मतलब जो गॉड ने हम लोगों को दिया है, उन लोगों उसके तरफ, यानी कि नेचर के तरफ लोगों का प्यार। तो इसीलिए राइटर्स क्या करते थे इस टाइम के, वो उनका बेसिक जो एक सब्जेक्ट होता था वो नेचर ही होता था, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो चुके थे उस टाइम पे। क्योंकि लोग अब क्या करते थे कि गांव छोड़ करके वो शहर की तरफ भाग रहे थे, लोग साइंटिफिक वे तरीके से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते थे, और रस्टिक लाइफ और रूरल पीपल जो थे उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ब्यूटीनेस ऑफ द नेचर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इसीलिए इस टाइम के राइटर्स जो थे वो चाहते थे कि लोग जो है वो ब्यूटी ऑफ नेचर की तरफ अपना रुझाव करे। इसीलिए इस एज में एग्रीकल्चर, रूरल एंड रस्टिक लाइफ और नेचर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है विलियम वर्ड्सवर्थ। उसका बहुत सारे वर्क है, टिंटन एबे, लिरिकल बैलेड, और इस तरीके से बहुत सारा, पीबी शेली, कीट्स, ये बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड बहुत ज्यादा पीसफुल पीरियड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एज जो था, इस एज में इंग्लैंड बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक वे में पॉपुलैरिटी पे था। इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इस टाइम पे फेमस हो चुका था और बिल्ड हो चुका था, और मतलब यही सब चीजें इस एज में देखने को मिला। और इस एज में सबसे खास चीज ये है कि इस एज में कोई भी वॉर में एक खून का कतरा तक नहीं बहा। दिस इज द हिस्टोरिकल। तो उसके बाद विक्टोरियन पीरियड के बाद मॉडर्न पीरियड आता है, जो कि 1901 से 1952 तक चलता है। मॉडर्न पीरियड जो था उस टाइम पे इंग्लैंड के जो कॉलोनियल कंट्रीज थे वो आपस में रेबल कर रहे थे, लड़ रहे थे, और उनका बेसिक मोटिव था अपने कंट्री को सुपीरियर बनाना। लेकिन क्या हुआ था कि इंग्लैंड में और बहुत जगहों पे भी, बहुत सारे कंट्रीज में भी इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा गिरावट आया। और गिरावट आने का सबसे मेन रीजन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोग मर गए और इकोनॉमिक बहुत ज्यादा नीचे चली गई। और फिर क्या होता है कि टाइटैनिक सिंक हो गया, टाइटैनिक जो था डूब गया, और टाइटैनिक में जो लोग थे वो बहुत ज्यादा अरिस्टोक्रेटिक पीपल थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इकोनॉमिक डाउन होने का। उसके बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। स्टॉक मार्केट में जो लोग पैसा लगाते थे वो अरिस्टोक्रेटिक और अरिस्टोक्रेटिक लोग थे। तो इससे भी एक बहुत बड़ा रीजन समझ में आता है कि इकोनॉमिक कैसे डाउन हुआ, और लोग जो थे अब बहुत ज्यादा इंडिविजुअल और खुद के बारे में सोचने लगे थे, और बहुत ज्यादा लोग जो थे वो मतलब सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे। ह्यूमनिज्म पे इनका जो भरोसा था वो उठ गया था। और इस टाइम पे एक बहुत ही बड़ा चेंजेस आया, जो कि इजरा पाउंड जो थी वो मॉडर्निज्म के ऊपर बोली थी कि मेक इट न्यू, कि अब मॉडर्न को, जो मॉडर्न पीरियड है उसको न्यू तरीके से बनाना है, क्योंकि इससे पहले अब न्यू तरीके से बनाना है, एंड ब्रेक विद द पास्ट। अब पास्ट में जितने भी पीरियड्स थे वो सारे पीरियड्स को हटाकर अब नए तरीके से मॉडर्न पीरियड को बनाना है। तो लेकिन इस टाइम के जो राइटर्स थे उसी चीजों पे फोकस कर रहे थे, और राइटर्स के जो वर्क्स थे उसमें वॉर से रिलेटेड बहुत कुछ हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि उनका माइंड बिल्कुल अब चेंज हो चुका था। अब वो बहुत ज्यादा उनके माइंड में एक डर था, एक खौफ था, जो वो इमेजेस उनके दिमाग में आता है वॉर को लेकर के, जो रिसेंट ही हुआ था। उसके बाद जैसे ही ये लोग रिकवर करने लगते हैं धीरे धीरे, उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। तो इस वॉर में भी इकोनॉमिक बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है और लोग बहुत ज्यादा इस एज में भी मर जाते हैं। Dear friends, in my next videos, I will discuss on particular topic. Dear friends, if you like my videos, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.